दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। स्टीफन कवी की एक बहुत ही मशहूर किताब है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता है, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, उसको आप सुने, और बहुत ही अच्छी किताब है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आजकल की जो करंट न्यूज़ है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च के थ्रू सामने आई है, या जो अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई है गुजरात राइट्स के ऊपर, और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो दिन रात हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप स्टीवन कवी की इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत डिस्टिंक्शन को एक्सप्लेन किया है। वो डिस्टिंक्शन जो है वो है द डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। अब आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज में जब भी हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, किसी भी इवेंट को या किसी पर्सनैलिटी को या किसी आइडिया और आइडियोलॉजी पे जब बात कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने ये प्रिंसिपल्स और जो वैल्यू सिस्टम है ये सामने आता है। लेकिन हम चूँकि इन डेफिनीशंस को नहीं समझते हैं तो इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। तो पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको किताबें पढ़नी आ गई हैं, आप लिख सकते हैं और फिल्मों के पोस्टर पढ़ सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पे कुछ टाइप कर सकते हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी की सच्चाई और ज़िंदगी की हकीकत को उनके असूलों की बुनियाद पे समझ सकें। उसके लिए जो ये किताब मैंने आपको बताई है उसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं जिन पे मैं आपको आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, और ये इनकरेज करूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। इस किताब में जो पेज नंबर 34 है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें उन्होंने ये बताया है कि आई एम रेफरिंग फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस आउट ऑफ विच द होल कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इज डेवलप्ड. Little children seems to have an innate sense of the idea of fairness even apart from opposite conditioning experiences. There are vast differences in how fairness is defined and achieved, but there is almost universal awareness of the idea. तो ये एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है कि हमें अपने मामलात में जो है फेयर होना चाहिए। मतलब हम अपने बारे में जो राय रखते हैं या हम अपने बारे में जो जस्टिस, लव, इक्वालिटी की डेफिनेशन कैरी करते हैं, हमें ऐसा देखना चाहिए कि जो दूसरा इंसान है उसके लिए भी हमें ऐसी ही राय रखनी चाहिए। इसको एक बहुत खूबसूरत हदीस में हमारे यहाँ ये चीज़ बताई गई है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो। उसी तरह एक दूसरी जो प्रिंसिपल है वो है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपके बोलने और करने में, या आपके सोचने और आपके बोलने में एक तरह का एक तरह की इक्वालिटी है। जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं और जो आप बोलते हैं वो करते हैं। तो इसमें कोई झूठ नहीं है या उसमें कोई ऐसे कोई छुपी हुई मोटिवेशन नहीं है। तो ये आपकी इंटीग्रिटी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी हम सब जानते हैं। ऑनेस्ट होने का मतलब है कि जो आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी है उसका आप मैनिफेस्टेशन करते हैं अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन में, तो वो आपकी ऑनेस्टी हो जाती है। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस है, सैक्रिफाइस है। अनदर इज क्वालिटी ऑफ एक्सलेंस, है ना, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं अपने हर एक फील्ड में। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन जो बताया है स्टीवन कवी ने, वो ये बताया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं और उनको हमें एक नहीं देखना चाहिए। जैसे कि एक गैंग है जो चोरों का है, उनकी भी अपनी एक प्रिंसिपल हो सकती है और वैल्यू सिस्टम हो सकता है। तो उनके पास जो चीज़ वो कैरी करते हैं वो उनका वैल्यू सिस्टम है ना, वो प्रिंसिपल नहीं होता है। राइट। इसको उन्होंने जिस अंदाज से एक्सप्लेन किया है उसमें ये कहा है कि प्रिंसिपल्स आर नॉट वैल्यूज, अ गैंग ऑफ थीव्स कैन शेयर वैल्यूज बट दे आर इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं जो कि जो गैंग ऑफ थीव्स हैं उनके पास नहीं है, जैसे कि ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, फेयरनेस है, ट्रुथफुलनेस है, एक्सीलेंस है, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस है ना। अगर आपने मूवी शोले देखी है तो जो गब्बर सिंह है उसके भी एक वैल्यू सिस्टम है, उसको उन्होंने अपने मैनिफेस्ट किया है कि कितने आदमी थे, और वो सारे डायलॉग्स को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उन गब्बर सिंह का क्या वैल्यू सिस्टम है।
उसी तरह जो एक मोरल कैरेक्टर होता है, एक आइडियल हीरो होता है, उसकी भी एक वैल्यू सिस्टम होता है, जिसको इंडियन सिनेमा में कई जगह एक्सप्लेन किया गया है या बताया गया है। उसको ड्रामा ड्रामा की शक्ल में दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ सैक्रिफाइस है, एक सेंस है जिससे कि वो ट्रुथ और सच्चाई को अपहोल्ड करता है ना। तो ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। जो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो जो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो हमारी यूनिवर्सल अनस्पोकन प्रिंसिपल्स हैं ज़िंदगी की, जैसे कि सच्चाई है, फेयरनेस है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, वो चीज़ें हैं, उनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं और उसी के बेसिस पे ह्यूमैनिटी डेवलप होती है या एक अच्छा समाज डेवलप होता है जिसमें कि हम ग्रो कर सकते हैं और जिसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है ना, किसी सिविलाइजेशन के ऊपर। तो ये एक डिस्टिंक्शन हम लोग को समझना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जो हम जिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम जाते हैं, जो हम बातें करते हैं, हमें देखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे खड़े उतर रहे हैं या नहीं, है ना। जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो जो बात करता है उसमें कितनी सच्चाई है, या एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उस पॉलिटिकल नैरेटिव में जो है मोहब्बत और सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, टुगेदरनेस, लव एंड केयर, उसका एंगल है या नफ़रत का एंगल है। तो जो नफ़रत की नैरेटिव है वो आपकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उस पे बेस नहीं होती है, वो एक तरह का वैल्यू सिस्टम है, वो भी एक वैलिड वैल्यू सिस्टम है। नफ़रत करना किसी से और उसका इम्पैक्ट होता है, उससे आप ज़िंदगी में सक्सीड भी कर सकते हैं। किसी से आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और वो आपका एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रहे हैं। लेकिन ये जो अचीवमेंट है इसका एक मोमेंटरली आपको जो है मज़ा मिल सकता है, उसका उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है ना। क्योंकि जो नफ़रत है उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। नफ़रत बाय इट इन इट सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता है। तो नफ़रत और झूठ का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि किस तरह हमारी जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स खासकर, इसमें नफ़रत और झूठ जो है एक तरह से ऑब्जेक्ट एंड शैडो की तरह साथ साथ चलती है ना। उसी तरह जिस तरह नफ़रत और झूठ का एक रिश्ता है, नफ़रत एक एब्सेंस ऑफ अ कोर प्रिंसिपल है, वो नफ़रत एक अंधेरा है एक तरह से। कोर प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, है ना। ये एक ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे इंसानियत डेवलप करती है। अगर आप इस चीज़ को निकाल दें और तो इसका जो एब्सेंस है, अगर प्यार निकाल दें तो वो नफ़रत की शक्ल ले लेता है। तो नफ़रत को जब जस्टिफाई करना होता है, रेशनलाइज करना होता है, अपने स्टैंड को बताना होता है, तो उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह प्यार और सच्चाई का एक रिश्ता है। जिस तरह से नफ़रत और झूठ का रिश्ता है, उसी तरह से प्यार और सच्चाई का रिश्ता है। जो प्यार होता है उसका फाउंडेशन सच्चाई है और प्यार को सस्टेन करने के लिए सच की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से झूठ को सस्टेन करने के लिए नफ़रत को सस्टेन करने के लिए झूठ की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्यार को सस्टेन करने के लिए सच्चाई की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस चीज़ को क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस जगह पे सच्चाई है और किस जगह पे झूठ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह प्यार है और किस जगह नफ़रत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका प्रोफेशनल ग्रोथ है ना, और जिस तरीके से आप चीज़ों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लॉजिकली, रेशनली और उसको बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा सब्सटेंशिएट करते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप फेल कर जाएंगे, राइट। अगर आप किसी एग्ज़ाम को की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी में जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो उसका करिकुलम है, स्टडी है, डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप पास नहीं कर पाएंगे। ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ज़िंदगी का कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करनी होती है। जब आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर देते हैं तो वो चीज़ अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। वो गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें आसानी पैदा हो जाती है ना। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो आपके अंदर करेज और कमिटमेंट का जो फैक्टर है, वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, और वो
आपके अंदर जो चीज़ आती है उसमें हम कहते हैं, अगर आप रिलीजियस हैं या आप रिलीजियस माइंडसेट के हैं, तो आप कहते हैं कि हाँ, इसमें जो है प्रभु की कृपा है या भगवान का साथ है या अल्लाह की मदद है, वो करेज और कमिटमेंट फैक्टर है। लेकिन जो सक्सेस आप हासिल करते हैं उसका एक प्रीरिक्विजिट है, उसकी क्राइटेरिया है, उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। इसी तरह ये जो मैंने आपको बताया है, स्टीवन कवी ने जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं और उसमें डिस्टिंक्शन है, हमें समझना चाहिए कि जो वैल्यू सिस्टम आपको दिख रहा है किसी इंसान का या किसी फैमिली का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन का, वो वैल्यू सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है या नहीं है। और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो प्रिंसिपल सच्चाई, सैक्रिफाइस, लव एंड केयर, फेयरनेस, इक्वालिटी, ये हैं जो प्रिंसिपल्स हैं। और अगर आप इन चीज़ को छोड़ देंगे तो जो दो चीज़ें आपको दिखेंगी, या तो आपको कहीं झूठ दिखेगा या कहीं सच दिखेगा। जहाँ भी आपको झूठ दिख रहा है तो आप इस बात की श्योरिटी है, इस बात की गारंटी है कि वहाँ नफ़रत है। और जहाँ भी आपको सच्चाई दिख रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्यार है। तो इस चीज़ को समझना है कि झूठ और सच ये एक मैनिफेस्टेड इंसान की क्वालिटी है जब वो इंटरेक्ट करता है अपने इंटरेक्शन में, डे टू डे इंटरेक्शन में। लेकिन इसके पीछे जो एक स्पिरिचुअल रेल्म में जो चीज़ चल रही होती है, जो हम देखते नहीं हैं, वो है झूठ के साथ नफ़रत का जो रिलेशन है, ऑब्जेक्ट एंड शैडो की तरह, और सच के साथ जो प्यार का रिलेशन है, ये है। दूसरी चीज़ इसी सिलसिले में एक बात और ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी नफ़रत का जस्टिफिकेशन नफ़रत नहीं हो सकता है ना? जब हम किसी भी इवेंट की बात कर रहे होते हैं, ख़ास करके जो ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई है, जिस डॉक्यूमेंट्री में जो गुजरात के अंदर जो मैसेकर हुआ है उसकी बात करी गई है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जो हिंदू दोस्त हैं और जिनका पॉलिटिकल बेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनके डिस्कोर्स में जो बातें सामने आती हैं वो इस तरह से होती हैं कि वो कहते हैं कि जो ये गुजरात दंगों की आप बात करते हैं, तो आप फिर गोधरा में जो ट्रेन बर्निंग हुई उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये दोनों ही इंसिडेंट, चाहे वो गोधरा में जो ट्रेन जलाने का इंसिडेंट है और उसमें जो मासूम लोगों का कत्ल हुआ है, जला के मार दिया गया है, या जो राइट हुए हैं, ये दोनों इंसिडेंट अपनी जगह पे अगेंस्ट फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं इंसानियत के, उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर आप गुजरात दंगों की बात करते हैं और गुजरात दंगों पे आपका कोई डिसगस्ट नहीं है, आप कुछ फील नहीं करते, इस तरह से कहते कि नहीं ये जस्टिफाइड है, ये कोलेटरल डैमेज है, तो आप इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी कुछ बुनियादी वजह है, उसूली वजह है। पहली बुनियादी वजह ये है कि किसी स्टेट के अंदर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिस इंसिडेंट में एक ट्रेन को जला दिया जाता है, लोग मर जाते हैं, तो पहली चीज़ ये है कि ये एक तरह का इंटेलिजेंस फेल्योर देखा जाता है, एक तरह का सिक्योरिटी लैप्स है, और इसके नतीजे में ये चीज़ आई है। ये एक सेपरेट इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट को करने वाले कुछ लोग हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी था और उनको कोर्ट में ले जाना था, और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो होनी थी। तो ये एक सेपरेट इंसिडेंट है। लेकिन अगर उस स्टेट के जो चीफ हैं वो इस इंसिडेंट को लेकर, जो लोग हैं, ख़ास कम्युनिटी के लोग, वो लूट मार करते हैं, रेप करते हैं और मर्डर करते हैं, और स्टेट उनको नहीं रोकती है। क्यों नहीं रोकती है? क्योंकि ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो उनको पावर में रखते हैं। और ये जो एक्ट है ये एक क्रिमिनल एक्ट है। पहला एक्ट को आप मिस्टेक कह सकते हैं कि हमारे से इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ये चीज़ें हुई। जैसे रेलवे के अंदर भी सिक्योरिटी होती है, उनकी पुलिस होती है, हर एक स्टेशन पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है। चीज़ों अगर कोई चीज़ ख़राब होने वाली है, कोई भीड़ जमा होने वाली है, तो वहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस उस चीज़ का ख्याल रखती है। एक मिस्टेक हुआ, एक चूक हुई, है ना, उसके मान लीजिए कि 10 उसके आरोपी थे
या जिन पे शक था, जिनके खिलाफ आपको मुकदमा चलाना था, आपने उस चीज़ को साइडलाइन कर दिया, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी जो कमी है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक ऐसा इंसिडेंट किया जिसमें मतलब हज़ारों बेगुनाह लोग मारे गए, और उनको मारने का जो एक्ट है उसको आपने एक हीरोइक वे में सेलिब्रेट किया, और एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम ऐसा कर सकते हैं और हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है। और चूंकि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है जिसके सामने आपने ये मैसेज रखा है, तो जो डर है और लालच है वो मार्केट में ज़्यादा बिकता है और लोग उससे बहुत मुतासिर होते हैं। किसी से नफ़रत करना बहुत आसान है, बहुत ही मतलब उसके लिए आपको एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि नफ़रत जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नफ़रत झूठ को जन्म देती है ना, या झूठ का जो फ़िलॉसफ़ी है वो नफ़रत के अंदर है। लेकिन किसी से प्यार करने के लिए एफ़र्ट लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपको जो है सच की तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि जो प्यार का रिश्ता है वो सच के साथ है। तो ये सब बातें हैं जिनको आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप इस बेहतरीन किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल को पढ़ेंगे। और जब आप इसको पढ़ते हैं और आप समझेंगे तो आपके सामने चीज़ें बहुत ही आसानी से डीमिस्टिफाई होने लगेंगी। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसको समझने में। आपके अंदर जो अनकॉन्शियस बायस है या अनकॉन्शियस हेट्रेड है, जिसको आप जस्टिफाई करते हैं कई बार, उसकी निशानदेही होने लगेगी, और फिर आप ज़िंदगी को अपने फुल पोटेंशियल के साथ और पूरे अच्छे अंदाज में जी सकेंगे। आई होप ये वीडियो यूज़फुल हुई, आपको लगी होगी और यूज़फुल होगी। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और इसमें बहुत वैल्यूएबल लेसन्स हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप टू सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।